आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल बीनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों, हम आप लोगों को इस वीडियो में तरलों में दाब तरलों में दाब प्रेशर इन फ्लूइड्स के बारे में बताएंगे। चलिए चलते हैं। अभी तक तो हमने मास और वेट के बारे में पढ़ा था, अब प्रेशर के बारे में, वो भी तरल में। सभी द्रव व गैसें तरल होती, जो भी पदार्थ बहने वाला होता है बच्चों, वो तरल में आता है। जिस प्रकार ठोस अपने भार के कारण किसी सतह पर दबाव दाब लगाते हैं, उसी प्रकार सभी द्रवों व गैसों में भी भार होता है, और कि जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार तथा दीवारों पर दाब लगाते, उसके आधार तथा दीवारों पर चारों ओर दाब लगाते हैं। किसी परिशुद्ध तरल मतलब द्रव और गैस के किसी भी बिंदु पर लगने वाला दाब सभी दिशाओं में बिना कम हुए संचरित हो जाता है। तरल द्वारा डाला गया दाब पात्र की गहराई, अगर उधर से लेंगे तो ये गहराई होगा, इधर से लेंगे तो ये ऊंचाई हो जाएगा, इसी के साथ बढ़ता है। ठीक है बच्चों, ये पात्र है और ये मतलब तरल है, इसमें मतलब गैस भी रहता है, ये सब। ठीक है, तो एक मतलब जो है एक प्रकार से बल जो है तरल का, ये दीवारों पर लग रहा है। चारों तरफ से दीवारों पर लगता है। वही चीज़ लिखा है कि मतलब जिस पात्र में रखे जाते हैं उसके आधार तथा दीवारों पर चारों ओर दाब लगाते हैं। ये द्रव और गैस, इसमें भार होता है बच्चों। ये जिस प्रकार ठोस अपने भार के कारण किसी सतह पर दाब लगाते हैं, तो उसी प्रकार सभी द्रवों और गैसों में भी भार होता है, वो भी दाब लगाते। तरल भी लगाते तो ये मतलब सतह भी लगाता है, एक बल इधर से भी जाता है। तो किसी परिशुद्ध तरल के किसी भी बिंदु पर लगने वाला दाब सभी दिशाओं में बिना कम, ये सब बराबर ही रहते हैं, बिना कम वे संचरित होता रहता है, मतलब सब जगह चलता रहता है। तरल द्वारा डाला गया दाब पात्र की गहराई के साथ बढ़ता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। अब आते हैं उत्प्लावकता पर, ब्योयांसी। जब कोई वस्तु पानी में डाली जाती है तो वह हल्की लगती है। जब हम तैरते हैं तो हमारा शरीर हल्का अनुभव करता है। जब हम कुएं में बाल्टी डालते हैं तो बाल्टी पानी की सतह से छूने पर हल्की अनुभव होती है। अतः इससे स्पष्ट हो जाता है कि जब कोई वस्तु पानी की सतह को छूती है तो वह ऊपर की ओर एक बल का अनुभव करती है, जो सतह द्वारा डाला जाता है। इस बल की दिशा वस्तु के भार की दिशा के विपरीत होती है। अतः जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो वस्तु पर द्रव द्वारा ऊपर की ओर एक बल लगता है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं, तथा वह प्रक्रिया उत्प्लावकता कहलाती है। उत्प्लावन बल का परिमाण द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। अब बच्चों क्या है कि अब ये है पात्र है, अब ये पात्र है, इसमें ये है भरा हुआ है। अब हम कोई मग डालते हैं, तो ये जो है एक यहाँ ये जो तरल पानी को छुआ जाता है तो इसकी सतह पर ऊपर की ओर बल कार्य करता है। और जिसकी वजह से जैसे ये टच में आता है तो बल कार्य करता है पानी द्वारा, तो ये हल्का महसूस होने लगता है, एकदम हल्का तैरने लगता है। तो यही उत्प्लावकता बल है, उत्प्लावन बल है, उत्प्लावकता कहलाती है। जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो वस्तु पर द्रव द्वारा ऊपर की ओर, मतलब इसकी सतह पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, जिसे उसे ही उत्प्लावन बल कहते हैं, और यह प्रक्रिया उत्प्लावकता कहलाती है। उत्प्लावन बल का जो परिमाण होता है, मात्रा होती है, कितना है, ये द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है बच्चों। ठीक है, यही चीज़ होती है। कुएं में कोई बाल्टी डालता है, जैसे टच में आती है तो वो मतलब बाल्टी हल्की लगने लगती है अपने आप, तो उसकी सतह पर जो है द्रव द्वारा, नीचे से द्रव द्वारा उसकी सतह पर ऊपर की ओर बल कार्य करता है, वही उत्प्लावन बल होता है। ठीक है बच्चों, उत्प्लावन बल का मापन क्या होता है, ये तो बताया गया है
इसका परिमाण जो होता है द्रव के घनत्व पर निर्भर होता है। ठीक है। अब आते हैं, एक ठोस बेलन लेते हैं, उसी कमानीदार तुला से लटका लेते हैं, उसका भार नोट कर लेते हैं। इसको हम अभी बताते हैं हाँ कायदे से। माना उसका भार W1 है। अब बीकर में पानी लेते हैं और बेलन को बीकर में रखे हुए पानी में धीरे धीरे ले जाते। पानी में धीरे धीरे डालने से बेलन का भार कम प्रतीत होने लगता है, जो कि कमानीदार तुला के सूचक से प्रकट होता है। जब बेलन पूरी तरह से पानी में डूब जाए तो कमानीदार तुला के सूचक को देखते हैं। माना यह मतलब पाठ्यांक, ये जो सूचक है उसको देखते हैं, उसका पाठ्यांक नोट कर लेते हैं और यह पाठ्यांक मान लेते हैं W2 ग्राम है। तो उत्प्लावन बल इज इक्वल टू बेलन का वायु में भार। हाँ, वो जब हमने पहले नोट किया था तो वो वायु में था, माइनस बेलन का पानी में भार W1 माइनस W2। अब आते हैं बच्चों, ये है कमानीदार तुला है, कमानीदार तुला है। अब इसको जो है किसी मतलब हुक आता है, उसको जो है रस्सी से हम बेलन को हम बांध देते हैं और तुरंत पहले हम नोट करते इसका पाठ्यांक क्या है। तो ये W1 होगा। फिर इसके बाद जो होता है हाँ, अब ये यहाँ पर जो है पात्र ले लेते हैं और ये पानी भरा हुआ है बच्चों। पहले तो टच में करते हैं, तब नोट कर लेते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं इसका भार कम हो गया है। फिर इसके बाद जब डुबोते हैं तब नोट कर लेते हैं। वही चीज़ है। तो बेलन का वायु में भार माइनस बेलन का पानी में भार, यही अंतर जो है उत्प्लावन बल है। ठीक है बच्चों। पानी के पृष्ठ पर रखने पर वस्तुएं तैरती या डूबती क्यों हैं? तो पानी की सतह पर रखने पर वस्तुएं तैरती भी हैं और डूबती भी हैं। कौन सी वस्तु डूबती है बच्चों, ये जान लेते। कील है, वो जो है डूब जाती है, लेकिन वही नाव है या लकड़ी का कार्क है, इतना बड़ा जहाज शिप होता है, इतना होता है, लेकिन वो भी डूबता नहीं है। क्यों नहीं डूबता है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। पानी की सतह मतलब पृष्ठ पर कील रखने पर वो डूब जाती है, परंतु कार्क तैरता रहता है। कील पर पानी द्वारा लगने वाला उत्प्लावन बल इसे ऊपर की ओर ढकेलता है, परंतु इस पर पृथ्वी द्वारा लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इसे नीचे की ओर खींचता है। लेकिन कील पर पानी द्वारा लगने वाला उत्प्लावन बल नीचे की ओर लगने वाले बल से कम होते हैं। हाँ, इसलिए कील पानी में डूब जाता है। हाँ, कील पर जो पानी द्वारा लग रहा है उत्प्लावन बल नीचे की ओर लगने वाले बल से कम होता है, इसलिए कील पानी में डूब जाता है। कार्क पानी में तैरता है, जबकि कील पानी में डूब जाता है और कार्क जो है नहीं डूबता। कार का घनत्व पानी के घनत्व से, पहली बात ये, कार का घनत्व पानी के घनत्व से कम है। जिसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है वो नहीं डूबता। दूसरी बात ये है कि एक कील जो होता है बच्चों, उसमें जो होता है एक छोटा सा भाग होता है, उसमें पूरा द्रव्यमान होता है, उसका पूरा द्रव्यमान उसमें रहता है। वो कील की जो नीचे का हिस्सा होता है वो नुकीला होता है, उस पर पूरे कील का भार होता है। वो भारी होता है, उसमें वेट होता है, पूरा का पूरा द्रव्यमान होता है उसमें, सब होता है, इसलिए जो है वो डूब जाता है। उसकी सतह जो क्षेत्रफल होता है वो बहुत कम होता है और इसलिए जो है वो डूब जाता है। वही जो है कार्क है, नाव है, जहाज है, उसका क्षेत्रफल जितना द्रव्यमान होता है पदार्थ का, उसका क्षेत्रफल बढ़ा करके द्रव्यमान को फैला देते, उसका मात्रा को फैला देते, पूरी बड़े से क्षेत्रफल में बढ़ा देते। ठीक है। वो मतलब उसका जो द्रव्यमान होता है, उसका जो भार होता है, उसका क्षेत्रफल बढ़ा करके वो मतलब फैला देते, जिसकी वजह से उसकी जो सतह होती है बच्चों हल्की हो जाती है। हाँ, तो वो पानी पर जो है थोड़ा थोड़ा बराबर से बल लगता है,
थोड़ा थोड़ा बराबर से लगता है, जिससे कि पानी पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता, इसलिए वो डूबती नहीं है। लेकिन कील क्या होता है वो बच्चों, मतलब वो बहुत भारी होती है, पूरा द्रव्यमान छोटे से क्षेत्रफल में ही समाहित होता है, उसी में ही रहता है वो। और उसका जो निचला हिस्सा होता है उसका क्षेत्रफल और भी कम कर देते हैं, पूरा भार उसी पर आता है, तो वो डूब जाती है। ठीक है बच्चों। अब कोई रेत पे लेटा हुआ है बच्चों, अब वो खड़ा हुआ है, वही हमने पिछली वीडियो में भी बताया था। एक छोटे से भाग पर, पैर पर, पूरा बॉडी का जो भार है, वेट है, वो उसी पैर पर छोटे से क्षेत्रफल पर आता है, तो उसके पैर के क्षेत्रफल के बराबर रेत पर बहुत ज़्यादा बल लगता है, इसलिए वो उधर जाता है, वही लेट जाता है। और वो शरीर का जो है, पूरे शरीर का संपर्क रहता है, रेत से रहता है, थोड़ा थोड़ा भार सभी से लगता है, इसलिए उस पर कोई खास असर नहीं पड़ता, रेत धंसती नहीं है। वही चीज़ भी है, एक पॉइंट ये है घनत्व का भी है, दूसरा ये भी है बच्चों। इसलिए द्रव के कम घनत्व की वस्तुएं द्रव पर तैरती हैं और द्रव के अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव में डूब जाती हैं। हाँ, ये भी पॉइंट है। द्रव से जो कम घनत्व की वस्तुएं वो द्रव पर तैरती रहती है, लेकिन द्रव से अधिक घनत्व की जो वस्तुएं हैं वो द्रव में डूब जाती हैं। और पहला है, यदि पानी की सतह पर रखी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा, मतलब वस्तु का घनत्व कम होगा पानी के घनत्व से, तो वह तैरती रहेगी। लेकिन पानी की सतह पर रखी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक हो जाएगा तो वह डूब जाएगा। एक पॉइंट ये भी है, तो दूसरा पॉइंट बच्चों वो भी है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर डायग्राम है, ये कील है, तुरंत डूब गई। कील में हमेशा देखा जाता है इसका एक सिरा जो है नुकीला होता है, और ये वो वाला थोड़ा सा ऐसे फैला देते हैं ठोकने ठाकने के लिए। ये तुरंत डूब जाती है। ये एक बहुत भारी होता है, इसमें पूरा द्रव्यमान छोटे से क्षेत्रफल पर रहता है, और ये जो है फैला, इसकी सतह हल्की होती है, फैली हुई होती है, हल्की होती है, ये तैरती रहती है, ये कार्क है। हाँ, इसमें कोई भार नहीं होता। अब तीसरी बात है, यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होगा तो वस्तु बीचों बीच में तैरती रहेगी। तो हाँ, किसी वस्तु का घनत्व उसके प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। घनत्व क्या है? वस्तु का घनत्व उसके प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर, केजी मीटर मतलब किलोग्राम इंटू मीटर -3 होता है। और भिन्न भिन्न पदार्थों का घनत्व भिन्न भिन्न होता है, और किसी पदार्थ के लिए या विशिष्ट परिस्थितियों में समान रहता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं समान भी होते हैं, लगभग सभी का अलग अलग होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। हाँ, ये क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। अब आते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जब हम किसी वस्तु को द्रव में डुबोते हैं तो प्लावन बल के कारण वस्तु के भार में कमी का अनुभव होता है। तो किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल का परिमाण कितना है, क्या यह सभी द्रवों में समान होता है, आदि सभी को आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा समझा जा सकता है। इसके सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक का मतलब होता है, मतलब कम, पूरी तरह से नहीं, थोड़ा सा डुबाया जाता है, डुबाया जाता है, तो वह ऊपर की दिशा में एक बल कार्य करता है, नीचे से ऊपर की ओर बल कार्य करता है, जो उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार होता है। अब हम ये पात्र में हम ये जल है, हम कर रहे हैं, इसको डुबो रहे हैं, तो ये पानी हटेगा कि नहीं हटेगा, इधर उधर जाएगा, तो इसमें भी तो कोई भार है, तो वही भार जो होता है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। जो उत्प्लावन बल होता है वो उसी के भार के बराबर होता है। आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुप्रयोग यह जलयानों के डिजाइन तैयार करने में होता है। दूसरा है द्रवों के घनत्व माप के लिए हाइड्रोमीटर में होता है। दूध के नमूनों की शुद्धता जांचने के लिए लैक्टोमीटर में होता है। बच्चों ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है,
और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस।